दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, इस देश में जब सिस्टम की आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है तो मैंने भी सोचा कि हम अपनी आंखों पर भी काला पर्दा लगा लें, क्योंकि इस देश में सिस्टम के ऊपर जिस तरह का पर्दा पड़ा हुआ है और सिस्टम के अंदर काम कर चुका आदमी, उसके शीर्ष पर बैठकर काम कर चुका आदमी उस पर सवाल उठा रहा है, लेकिन तब भी पर्देदारी की जा रही है। तो आखिर इस देश में हम कब तक अपनी आंखों को खुला रखें और कब तक इस देश में पर्देदारी से खुद को दूर रखें। दरअसल इस देश में चुनाव व्यवस्था पर, लोकतंत्र के महापर्व के ऊपर जिस प्रकार का पर्दा लगाया गया है, वो अपने आप में इस देश के लोकतंत्र के लिए किस तरह की तस्वीर उत्पन्न कर रहा है, किस तरह की परिस्थितियों को निर्मित कर रहा है, यह बहुत बड़ा सवाल है। आप सभी जानते हैं कि एक मशीन आई, कहा गया कि उसमें पर्ची निकलेगी। पर्ची निकालने के पहले उसके ऊपर भी एक काला शीशा लगा दिया गया। काला शीशा लगा दिया गया, उसके अंदर से कहा जाता है कि दिखता है कि आपने किसे वोट डाला, लेकिन उसकी गिनती नहीं होगी। सभी मशीनों में वो नहीं लगेगा, चुनिंदा मशीनों में लगेगा, लेकिन हर जगह उसे लगाने में दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है कि सिस्टम की आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, या आपकी आंखों पर पर्दा डालकर रखने की कवायद हो रही है। लेकिन जब आपकी आंखों पर पर्दा डाल के रखने की कवायद राजीव कुमार का आयोग कर रहा है, जवाब संतुष्टि लायक किसी को देता नहीं है, तो उस परिस्थिति में राजीव कुमार के पूर्ववर्ती रहे और उसके शीर्ष पर काम कर चुके एसवाई कुरैशी जब चिंता व्यक्त करें तो किस रूप में लिया जाना चाहिए? एसवाई कुरैशी साहब कहते हैं कि यह बात बड़ी चिंताजनक है कि प्रोविजनल डेटा और फाइनल डेटा के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। प्रोविजनल डेटा और फाइनल डेटा के बीच में अंतर क्यों है? उन्होंने साफ कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव में 5 बजे जो प्रोविजनल डेटा दर्ज किया गया वो 55% था और 2 दिन बीतते बीतते वो 67% हो जाता है। 11-12% का अंतर कैसे पैदा हो जाता है? जबकि मशीनों में जो मतदान होता है, उस मतदान की प्रक्रिया के दरमियान आप सब देखते हैं कि उस पूरी प्रक्रिया के दरमियान जो होता है वो सबके सामने आता है और बकौल एसवाई कुरैशी वो रियल टाइम होता है। अब आप पूछेंगे रियल टाइम क्या होता है? जो लोग शेयर मार्केट में खरीदारी करते हैं, खरीद बिक्री करते हैं, उन्हें पता होता है कि शेयर मार्केट के, चाहे वो सेंसेक्स का आंकड़ा हो या निफ्टी का आंकड़ा हो, चाहे वो न्यूयॉर्क के नेस्डैक का आंकड़ा हो, सब के आंकड़े रियल टाइम आपके सामने आते हैं। उस वक्त किस शेयर का क्या भाव है, कौन कितना चढ़ा, कौन कितना गिरा, उसी प्रकार से बकौल एसवाई कुरैशी, बकौल पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, वो रियल टाइम डेटा होता है। जो आप वोटिंग करते हैं, जो आप आंकड़े देखते हैं कि 1 बजे तक इतने प्रतिशत, 3 बजे तक इतने प्रतिशत, 4 बजे तक इतने प्रतिशत और 5 बजे या 6 बजे तक इतने प्रतिशत, फिर इतना बड़ा अंतर कैसे पैदा होता है? और ये अंतर दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। एसवाई कुरैशी साहब ने साफ कहा है कि उन्होंने इस प्रक्रिया को संचालित किया है और जो अंतर बढ़ रहा है वो चिंताजनक है, और खासकर उस दौर में चिंताजनक है जब फॉर्म 17C, जिस पर पोलिंग एजेंटों से साइन कराए जाते हैं, टोटल कितनी वोटिंग हुई वो उसमें दर्ज किया जाता है, टोटल कितने मतदाता वहां रजिस्टर्ड है वो दर्ज किया जाता है, और कितने मतदाता दर्ज हैं, कितने ने पोलिंग की, सब कुछ जब दर्ज हो जाता है तो प्रतिशत तो अपने आप अपडेट होता रहता है। और जब प्रतिशत अपडेट होता रहता है तो फिर इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है? हो सकता है कि रियल टाइम डेटा आने में थोड़ी बहुत कुछ बूथों पर वो संचार माध्यमों की कमी की वजह से कुछ दिक्कतें आ जाए, लेकिन यहां तो सिस्टम पर पर्देदारी है। वीवीपैट सभी मशीनों में लगे, इसके ऊपर पर्देदारी है कि नहीं लगाया जाएगा। सिस्टम साफ सुथरा हो, जनता को वोटिंग की प्रक्रिया पर भरोसा हो, और मैंडेट इस तरह का है, जनादेश इस तरह का है जिससे लोगों को लगे कि वाकई सिस्टम साफ सुथरा था। ये इतना बड़ा पर्देदारी वाला सिस्टम, आंखों पर काला पर्दा जब सिस्टम के ऊपर लगाया गया, तो अब इस देश में हमारे जैसे मीडिया कर्मियों के लिए भी आपको इन चीजों को बताने के लिए आंखों के ऊपर, चश्मे के ऊपर काला पर्दा लगाना जरूरी हो जाता है। लोकसभा चुनाव के समय में भी आंकड़ों में अंतर पाया गया था, और उस अंतर को देखने के लिए लोकसभा चुनाव के समय में जब 4 जून को नतीजे आए और नतीजों के वक्त अलग अलग लोकसभा सीटों के आंकड़ों के अंतर को लेकर जब एडीआर, एक
एनजीओ है, स्वयं से एक संस्था है जो लोकतांत्रिक रूप से लोकतंत्र को साफ सुथरा बनाए रखने की दिशा में अपनी तरफ से प्रयास करती है, वो संस्था जब सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है तो वहां भी फिजिबिलिटी का हवाला दिया जाता है। वहां भी राजीव कुमार के आयोग का अपना तर्क होता है कि वो तर्क किसी के गले नहीं उतरता। तर्क क्या होता है? तर्क राजीव कुमार के आयोग के सामने वही होता है, किससे प्रक्रिया लेंदी होगी, यह अव्यावहारिक है। सवाल यह है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पारदर्शिता की कोई भी कवायद यदि अव्यावहारिक है तो व्यवहारिक क्या है, फिजिबल क्या है? फिजिबल यही है कि पर्देदारी बनी रहे, जिस तरह से दोस्ती बनी रहे कहा गया था उसी तरह से पर्देदारी बनी रहे कहा जा रहा है। और इसी तरह से क्या इस देश के लोकतंत्र के अंदर चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठते रहेंगे? जब से बैलेट की जगह मशीनी व्यवस्था आई, जब से मशीनी व्यवस्था में चिप की चर्चा हुई, जब से आंकड़ों में अंतर की बातें सामने आने लगी, तो पहले ये सवाल बाहर के लोग उठाते थे, अब ये सवाल सिस्टम के शीर्ष पर रह चुके एसवाई कुरैशी उठा रहे हैं। किस रूप में इसे लिया जाना चाहिए? क्या इस देश के लोकतंत्र में, क्या इस देश के चुनाव प्रक्रिया में, और क्या लोकतंत्र के इस महापर्व को सबके लिए ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, पारदर्शी बनाने के लिए अब एक मैकेनिज्म डेवलप करने का वक्त नहीं आ गया है? आखिर सत्ता क्या चाहती है, आखिर व्यवस्था क्या चाहती है, और सत्ता के सामने इस देश के लोकतंत्र को बचाकर इस देश के लोकतंत्र के रक्षक के रूप में सत्ता की हर संधि और दुर्विसंधियों के खिलाफ खड़ा होने वाला राजीव कुमार का आयोग अब पूरी तरह से सरकार के एक सेक्शन ऑफिसर की तरह क्यों व्यवहार कर रहा है? पारदर्शिता की बात पर अक्सर शेरो शायरी की भाषा में जवाब क्यों दिए जाते हैं? और जब भी पारदर्शिता की बात होती है, चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की, तो पर्देदारी की एक काला पर्दा उसके ऊपर लगा देने की जो कवायद है कि हर चीज को कि प्रक्रिया लेंदी हो जाएगी, यानी लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया हो जाएगी, काउंटिंग में देरी होगी, वोटर्स को दिक्कत होगी। वोटर्स को की दिक्कतों का किसे ख्याल है? वोटर्स की दिक्कतें यदि होती, अप्रैल में शुरू हुई चुनाव प्रक्रिया जून तक आती क्या? जब बैलेट पेपर का जमाना था, आखिरी चुनाव जो इस देश में पूर्ण रूपेण बैलेट पेपर से हुआ वह 1998 का लोकसभा चुनाव था। वह आखिरी लोकसभा चुनाव था और उसमें 16, 22 और 28 फरवरी को सिर्फ 3 चरणों में पूरे देश का चुनाव हो गया, सभी 543 सीटों का। अब कहा जाता है कि प्रक्रिया लेंदी नहीं होगी। एक तर्क है प्रक्रिया लेंदी होगी, प्रक्रिया लंबी होगी। लंबी वाला तर्क पूरी तरह से वो वाजिब नहीं ठहराया जा सकता। मशीनें, कौन सी बैटरी आ गई है जो 99% चार्ज रहती है, वो कम से कम बैटरी के मामले में इस देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक माने जाने वाले राजीव कुमार के आयोग के प्रमुख राजीव कुमार साहब ही बताएंगे कि 99% बैटरी 10-10 दिनों बाद, 8-8 दिनों बाद, 15-15 दिनों बाद कैसे चार्ज रहती है। हमारे आपके मोबाइल में वैसी बैटरी नहीं आती, वहां कैसे आ जाती है? दूसरा सवाल उससे जुड़ा हुआ यह है कि पारदर्शिता की बातें जब की जाती है तो पारदर्शिता की बात करने के साथ साथ इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जब जनप्रतिनिधि चुनने के वास्ते चुनाव होता है तो उस चुनाव को लेकर इस तरह की सीक्रेसी क्यों मेंटेन की जाती है? जो इलेक्शन ड्यूटी में लगे हुए लोग हैं, ये जो मिलिट्री और पैरामिलिट्री के लोग हैं, वो लोग बैलेट के माध्यम से मतदान कर सकते हैं, वो वोटिंग कर सकते हैं। लेकिन इस देश का आम मतदाता जिसने 50 साल से ज्यादा वक्त तक बैलेट के माध्यम से वोटिंग की, 1937 के चुनाव से लेकर 1998 के लोकसभा चुनाव तक की बात करें तो उन 61 सालों में इस देश के मतदाताओं ने बैलेट के माध्यम से वोटिंग की। तो अब भला बैलेट में इतनी दिक्कतें क्यों है? एक सवाल बूथ कैप्चरिंग का उठता है। सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ विद्वान न्यायाधीशों ने कहा कि मशीनों के पहले जब बैलेट की व्यवस्था थी तो बूथ कैप्चरिंग की खबरों से अखबार भर जाते थे। लेकिन सवाल यह है कि जिस दौर में बूथ कैप्चरिंग होती थी तब वीडियोग्राफी नहीं होती थी। वो बूथ कैप्चरिंग तो बमुश्किल 5-10% बूथों पर किसी क्षेत्र में हो जाए तो अपने आप में बड़ी खबर होती थी। रीपोल भी होता था। क्या आपने मशीनों के दौर में कितने बूथों पर रीपोल की बातें सुनी है? पुनर्मतदान की बातें कितनी बूथों पर आपने सुनी है? दरअसल सिस्टम को इस कदर बना दिया गया है कि अगर आप पारदर्शिता की बात करें, ट्रांसपेरेंसी की बात करें, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में हो, वहां भी एक काला पर्दा लगाने की कवायद थी कि पैसा किसने दिया, किसने नहीं दिया, किसने किसको दिया,
ये बताने में दिक्कत आ रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बताया जाए किसने पैसा दिया, किसको दिया, तब जाकर पूरा डेटा रिलीज किया गया। आनाकानी की गई राजीव कुमार के आयोग की तरफ से, तमाम तरह की बातें कही गई। अंतिम दौर तक कोशिशें ये हुई कि और टाइम ले लिया जाए, लोकसभा चुनाव के बाद का समय ले लिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं माना। और जब सुप्रीम कोर्ट नहीं माना, सब कुछ सामने आने लगा, तो कुछ वैसी कंपनियों के नाम भी आपने सुने जो पहले कभी सुने नहीं होंगे, और वो इतनी बड़ी रकम दे सकते हैं, ये सबके गले उतरने लायक बात नहीं थी। लेकिन इस देश के चुनावी सिस्टम के ऊपर जो काला पर्दा है, अगर सवाल कोई पत्रकार उठाए, कोई चैनल उठाए, सिविल सोसाइटी का कोई सदस्य उठाए, तो उसे तुरंत टुकड़े टुकड़े गैंग, खान मार्केट गैंग और पता नहीं क्या क्या कह दिया जाता है। यानी पर्देदारी, काला पर्दा सिस्टम के ऊपर लगा के रखने की पूरी तैयारी है। खैर, काला पर्दा सिस्टम के ऊपर जब लगा ही हुआ है, तो हम भी आपके सामने काला पर्दा ही लगाकर, अपने चश्मे के ऊपर ही काला पर्दा लगाकर आपके सामने इस खबर को करने आए हैं। अब देखते हैं एसवाई कुरैशी के कहने के बाद भी जब पर्देदारी की बातों के साथ तर्क लेकर के राजीव कुमार साहब आएंगे या आने की कोशिश करेंगे, तो जनता किस रूप में लेगी। आखिर फाइनल डेटा बदल कैसे जाता है, 55% से 67% कैसे पहुंच गया। सबको पता है कि 5 बजे तक का जो डेटा है वो प्रोविजनल डेटा है। आमतौर पर वोटिंग 6 बजे तक होती है। 6 बजे तक जो लोग पहुंच गए और लाइन में लगे रहे, तो 6 बजे के बाद भी वोटिंग होती है। ये बात सबको पता है, लेकिन इतना बड़ा प्रतिशत में अंतर पैदा हो जाएगा। 5 बजे के बाद बहुत होगा तो 2-4% वोटिंग होगी। 1-8% लोग ऐसे होंगे जो 6 बजे के बाद भी लाइन में लगे होंगे, तो उनका वोट डलवा लिया जाएगा। कुल मिलाकर 5-6% से ज्यादा नहीं होगा आखिरी घंटे में, आखिरी 1-1.25 घंटे या 1.5 घंटे जो लोग लाइन में लगे हैं उनको एक्स्ट्रा टाइम को मिला करके आप देखें तो। लेकिन पर्देदारी के बीच, काले पर्दे के बीच, चश्मे पर पड़े हुए काले पर्दे के बीच, आंखों पर पड़े हुए काले पर्दे के बीच यह प्रतिशत बढ़कर 55 से सीधे 1 घंटे में 67 तक पहुंच जाता है। और उसकी पूरी मुनादी करने में कभी 24 घंटे, कभी 48 घंटे, और कई बार तो ऐसा लगा कि 4-4 दिन बाद तक किया गया। खैर, इस बार मतदान के बाद, महाराष्ट्र के चुनाव के बाद 4 दिन 5 दिन का वक्त नहीं था। वोटिंग के 60-62 घंटे के बाद ही काउंटिंग शुरू होनी थी, इसलिए उतना वक्त नहीं मिला कि और ज्यादा बढ़ सके। अब आगे देखिए, इस काले पर्दे को, सिस्टम पर पड़े हुए काले पर्दे को लोग किस प्रकार से देखते हैं। और जो पर्ची वाली मशीन के ऊपर काला शीशा होता है, बिल्कुल हमारे चश्मे पर पड़े हुए काले पर्दे की तरह, उसे लोग किस तरह से लोकतांत्रिक लेजिटिमेसी, यानी कि संवैधानिक रूप से उसे वैधता देने की कोशिश, जनता के बीच लोकतांत्रिक वैधता के रूप में किस प्रकार से सामने लाने की कवायद होती है, जरा उसे भी देखिए। फिलहाल तो उसे वैधता मिली हुई है, लेजिटिमेसी मिली हुई है, लेकिन ये कब तक रहेगी? जब तक आपके और हमारी आंखों पर बिल्कुल इस चश्मे के ऊपर पड़े हुए पर्दे की तरफ पर्दा पड़ा रहेगा। चाहे एसवाई कुरैशी साहब कितना भी बोलते रहे, कुछ भी कहते रहे। तो देखते जाइए होता क्या है। जो हो रहा है सब कुछ पर्देदारी में हो रहा है। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।